प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति से यदि सामान्य क्वेश्चन आते हैं तो यही आते हैं, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति का असर या प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो ये छोटी परीक्षाओं के लिए प्रश्न है। यदि आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, लोअर पीसीएस का देंगे, तो उसमें कुछ विशेष तरह के प्रश्न आते हैं। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए उसका जवाब दे दें, सही विकल्प को चुन लें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हरित क्रांति का इतिहास क्या है, इसको देखते हैं। सन 1939 से लेकर के सन 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध में जापान बहुत मनमानी कर रहा था और उसको रोकने के लिए अंत में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा और जापान पर 2 परमाणु बम का विस्फोट कराया, जिसका डेट है 6 अगस्त सन 1945 और 9 अगस्त सन 1945, मतलब 2 दिन बाद, 7 और 8 अगस्त के 2 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 को दूसरा परमाणु बम विस्फोट कराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरे। पूरा ये 2 शहर बर्बाद हो गया। इसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर दिया, द्वितीय विश्व युद्ध रुक गया। लेकिन जापान बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था। तो अन्य देशों ने एक संधि की, एक मीटिंग की कि ये बर्बादी अमेरिका की है, तो अमेरिका ही अब जापान को सुधारेगा। जापान को सुधारने की जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई और अमेरिका से एक टीम पहुंचती है जापान में, तो जिसमें एक कृषि वैज्ञानिक थे, सिसिल सेलमैन, जिनका नाम था सिसिल सेलमैन। ये सेल्समैन नहीं है, इनका नाम है सिसिल सेलमैन। ये कृषि वैज्ञानिक हैं और उसी सैन्य टीम के साथ ये जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर को देखने गए। तो उन्होंने जब देखा, पूरे जापान को देखा, तो एक निष्कर्ष निकाला, इस जापान का जीर्णोद्धार तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक यहाँ की कृषि में सुधार नहीं होगा। यहाँ की कृषि को सुधार करके ही जापान को सुधारा जा सकता है। इसके लिए ये सिसिल सेलमैन जापान में रुक गए और वहाँ के गेहूं पर रिसर्च करते हैं। एक नए किस्म का गेहूं बनाए जिनके दाने की साइज बहुत बड़ी थी। गेहूं के एक बाल में दाने 3 से 4 पड़े, लेकिन उसकी साइज बहुत बड़ी थी। अब क्या करते हैं सिसिल सेलमैन, अमेरिका के नीचे, संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे एक देश है मैक्सिको, वहां पर वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग एक नए जीन की खोज कर चुके थे। गेहूं के एक नए जीन की खोज कर चुके थे और सिसिल सेलमैन ने अपने बीज को मैक्सिको में भेजा और मैक्सिको से वह बीज पुनः अमेरिका आया। नॉर्मन ई बोरलाग ने अपने जीन के साथ, अपने खोजे गए जीन के साथ उस गेहूं के किस्म का संकर करा करके एक नई किस्म को बनाए। ये नई किस्म ऐसी थी कि गेहूं के पैदावार को 6 गुना बढ़ा दी। चारों तरफ शोर हो गया कि एक ऐसा गेहूं का बीज बन चुका है जिससे पैदावार 6 गुनी बढ़ चुकी है। मतलब जिस खेत में 1 कुंतल गेहूं पैदा होता था, अब उसी खेत में 6 कुंतल गेहूं पैदा होने लगा। विश्व के सारे देश उस बीज को प्राप्त करने के लिए होड़ लगा दिए। अब आते हैं भारत पर। हमारा भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ।
उस समय गरीबी चरम पर थी। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भुखमरी इतना थी कि कुछ लोग बताते हैं कि जो ट्रेन गोरखपुर से दिल्ली जाती थी तो दिल्ली जब पहुंचती थी तो 3-4 लोग उसमें मरे हुए मिलते थे, या दिल्ली से जब गोरखपुर आती थी तो भी उसमें 3-4 लोग मरे हुए मिलते थे। ये ऐसा किसी बीमारी के कारण नहीं होता था, ये भुखमरी के कारण होता था। भारत में इतनी भुखमरी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, ये 15 मार्च सन 1950 को एक असंवैधानिक संस्था का निर्माण करती है। मतलब एक ऐसी संस्था को बनाती है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। उस संस्था को कहते हैं योजना आयोग। यानी योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 को हुआ। यह योजना आयोग 5 वर्ष की एक योजना को तैयार किया। यह योजना आयोग 5 वर्ष की एक योजना को तैयार किया जिसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में शुरू कर दी गई, लॉन्च कर दी गई। भारत उस समय गरीबी के दौर से गुजर रहा था, तो इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला उद्देश्य हमारा था गरीबी को दूर करना। गरीबी तभी दूर हो सकती थी जब हमारा उत्पादन कई गुना बढ़े। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को टारगेट किया गया, कृषि को लक्ष्य बनाया गया और सुधार होना शुरू हुआ। अब यही क्रम चल रहा था, कृषि में सुधार हो रहा था। 5 साल का समय बीता, दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। तो कृषि को करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, और यंत्र किसके बने होते हैं? लोहे के। इसलिए भारत में अब हमको लोहे के कारखानों को भी लगाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने रूस के सहयोग से 3 लौह कारखाने लगाए, जो राउरकेला, दुर्गापुर, इसी तरह से 3 जो है लौह कारखाने लगाए गए। ध्यान दीजिए। तो ये 2 पंचवर्षीय योजना बीत गई। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही है सन 1961 से। सन 1961 से तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही है। पूरी प्लानिंग कर दी गई। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना तैयार होती है और शुरू हो गई, तब तक वो सन आता है सन 1962। अब सन 1965 में भारत की हालत बहुत खराब हो गई। इसका प्रमुख कारण था कि सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ये तो मनुष्यों के द्वारा लाई गई आफत थी, लेकिन एक तीसरी आफत और आ गई। इसी समय में भारत में भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग मारे गए। भारत 2 युद्धों को झेल रहा था और भीषण अकाल भी पड़ा, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। उन दिनों भारत अमेरिका से गेहूं आयात करवाता था। अमेरिका गेहूं देना बंद कर दिया। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। भारत को अब हर हाल में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उस समय के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। उस समय सन 1965 में कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। अब सोच लिए, अब हमें खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये मैक्सिको से नए बीज का डिमांड करते हैं, और कई टन मैक्सिको से गेहूं का बीज आता है। धान का बीज भी आया। ये मई जून का समय था। मई जून के बाद भाई जुलाई आएगा, तो जुलाई में तो गेहूं बो नहीं सकते हैं, लेकिन जो बीज उस समय आया था उसमें गेहूं का भी था
और धान का भी था। तो सबसे पहले शुरुआत किया गया धान से। उसके बाद खरीफ की फसल कटती है, रबी की फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में स्टार्ट की गई और मैसकों के बीज को खेतों में बोया गया। यहाँ पैदावार कई गुना बढ़ी, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना मैसकों में पैदावार होती थी। इसका कारण ये था कि वहाँ के बीज जो है मैसकों के जलवायु के आधार पर थे और भारत की जलवायु अलग थी। तो फिर सी सुब्रमण्यम इसको ठीक करने के लिए विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत बुलाएं यानी सी सुब्रमण्यम जो कृषि मंत्री हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को भारत बुलाते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग भारत आए और अब भारत में जब एक वैज्ञानिक आ रहा है तो उसको रिसर्च करने के लिए जगह भी चाहिए। वह जगह थी बिहार का पूसा अनुसंधान केंद्र। फिर एक सहयोगी चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए, तो एक असिस्टेंट की भी तलाश की गई। वह भारत के असिस्टेंट वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन। दोनों लोग मिल करके पंजाब के जो घरेलू बीज थे और मैक्सिको के जो बीज थे उनसे मिला करके एक नई किस्म को बनाया गया और उस किस्म को कहते हैं संक्षेप में HYV। मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है शंकर बौनी प्रजात। शंकर बौनी प्रजात। तो पंजाब में घरेलू बीज से ये बौनी किस्म को बनाए और फिर पंजाब में ही इस किस्म को बोना शुरू किया गया। इस किस्म का रिजल्ट बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह 10 गुना पैदावार बढ़ा दी। अब धीरे धीरे नई किस्म का बीज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बोया गया। गेहूं की इतनी पैदावार हुई कि भारत में गोदाम कम पड़ गए। तो देखिए, जिस पूसा अनुसंधान केंद्र में रिसर्च किए थे वह तो बिहार में था, लेकिन आज उसी पूसा अनुसंधान केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली में, जिसको राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कहते हैं। तो ये रहा हरित क्रांति और हरित क्रांति का इतिहास। परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो आंसर होगा गेहूं, लेकिन आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा धान पर भी। हरित क्रांति से कुछ हानियां भी हुई। किसान मोटे अनाज को बोना कम कर दिए, दालों को बोना कम कर दिए, यानी मोटे अनाजों की पैदावार कम हो गई। हरित क्रांति में केवल उन्नत किस्म के बीज लाए गए यही नहीं शामिल था, अन्य बातें भी शामिल थी, जिसमें उन्नत किस्म का बीज तो था ही, इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के साधन, पौध संरक्षण का मतलब है जो फसल में खरपतवार लग जाते हैं उनको निकालना, किसानों को ऋण मुहैया कराना, फसल के मूल्य को निश्चित करना, बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, मृदा परीक्षण। तो इन सब बातों को भी हरित क्रांति में शामिल किया गया और पहली हरित क्रांति सन 1900 तक चलती रही। सन 1980 के बाद द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है। प्रथम हरित क्रांति में ही प्रथम हरित क्रांति किस सन से शुरू हुई, अगर डेट पूछ लेगा तो आपको जवाब देना है सन 1966 से सन 1967 के बीच में ही प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई। तो प्रथम
चलिए अब हमारे महामहिम आ गए।